यह कहानी भारत के किसानों की है। मध्य भारत के विदर्भ संभाग में कई हजारों गांवों में से एक गांव है धानोली। लगभग 200 लोग धानोली गांव में रहते हैं। वे गांव के आसपास के खेतों में जो भी उगाते हैं उससे ही गुजारा करते हैं। यह कठिन परिश्रम का कृषि कार्य है। विकास की मुख्य धारा से वंचित कर देता है। देश के बाकी किसानों के जीवन की तरह धानोली के किसानों का जीवन भी बाजार की शक्तियों के विरुद्ध, पर्यावरण क्षति के विरुद्ध, सामाजिक ताने बाने में फंसे हुए एवं स्वयं के जीवन के साथ संघर्ष की एक झलक है। जब मैं पहली बार इस गांव में आया तो खेती के जो मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे, वो तो थे ही, लेकिन इस गांव में 3 तरफ नदी है और नदी पर पुल नहीं है। उसके वजह से यहाँ पर गांव में रहने वालों का जीवन बहुत कठिन हो गया और ख़ास तौर से बच्चों को स्कूल जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है बारिश के मौसम में। तो ये सब देख के मुझे लगा कि हमें अपना काम यहीं से शुरू करना चाहिए। किसानों की समस्याओं को समझने एवं उनका समाधान खोजने के उद्देश्य से 2017 के अंत में हम धानोली गांव में पहली बार आए। अर्थव्यवस्था के नज़रिए से तो यहाँ परेशानी है ही। पूरे देश में किसानों की हालत बहुत ख़राब है, खेती का संकट है। तो हमारा उद्देश्य ये था कि किसी न किसी तरह से किसान अपनी जो फसल है उसका एक पूर्ण उत्पाद बना सके और बाज़ार में बेच सके। बाज़ार पर पूंजी वालों का कब्जा है और बाज़ार पर जो बाज़ार के लोग बैठे हैं उनका कब्जा है। तो उद्देश्य है कि किसान जो मजदूर जो मजदूरी करे उसका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसको मिले। गांव के बीचों बीच हम धानोली के लोगों के साथ मिलकर एक कपड़ा बुनने की इकाई का निर्माण करना चाहते हैं। एक तथाकथित कपास से कपड़ा बनाने की इकाई। प्रथम चरण में हम धानोली के लोगों के साथ मिलकर हाथ से चलाने वाले 3 करघों को रखने के लिए एक जगह को तैयार कर रहे हैं। इन करघों की मदद से सूती धागे का कपड़ा तैयार कर बिक्री के लिए भेजा जाएगा। इस कोशिश का उद्देश्य है कि स्थानीय एवं ग्रामीण स्तर पर उत्पादन हो सके। उमेश और अतुल गांव के बीचों बीच निर्माण परियोजना में भाग ले रहे हैं। वे अपने स्वयं के कपास से कपड़ा बनाने की उम्मीद करते हैं ताकि कच्चे माल से वर्तमान में जो भी मिलता है उससे बाजार में अपनी आय बढ़ा सके। ऐसा होता है, 3 भाई है, एक भाई वो इधर उधर घूमता रहता, काम के हिसाब से घूमता हो। मैं खेती करता, रहना वहना सब एक जगह है, लेकिन क्या काम खेती का ही करना पड़ता। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं इसलिए कुछ कर भी नहीं सकते। बताइए। कपास तो यानी समझो हमारा वो बिजनेस ही है, व्यवसाय। खेती कराना बाप दादा भी यही कर रहे थे, बाप ने भी यही किया, दादा ने भी यही किया और हम भी यही कर रहे। अब मानो जून पहले और लगा ही नहीं सकते हम कपास। जून में बारिश आई तो लगाएंगे, नहीं आई, लेट हो गई तो लेट हो जाता। कभी किस साल बारिश 1 महीना लेट हो जाए, जून में आने की बजाय अगले महीने आ जाती, तब तक रुकना पड़ता। धानोली में कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। कपास, जिसको कभी सफ़ेद सोना भी कहा जाता था, सबसे महत्वपूर्ण फसल और आय का माध्यम है। किसान प्रतिवर्ष अधिक से अधिक कीड़ों की समस्याओं का सामना कर रहे हैं जो उनके खेतों पर हमला कर फसल को नष्ट कर देते हैं। लेकिन वो हानिकारक है खेती के लिए, तो बहुत हानिकारक। अभी इस साल तो उसमें नया आइटम आ गया, बोंडली करके, वो जो फल लगता है कपास का, उसके अंदर ही कीटक है। अभी वो ऊपर से नहीं खाती थी उसको, वो अंदर से ही गायब करके रखती है। ऐसा अगर उसको बोंड तोड़ेंगे तो ऐसा दिख रहा था कि रे बहुत अच्छा बोंड है, लेकिन अगर उसको खोल के देखे तो उसमें पूरा उसकी जो सरकी बोलती है कपास के अंदर, वो पूरी खा चुकी थी। गुलाबी कलर की, वो गुलाबी कलर की।
2000 दशक के शुरुआत में अमेरिका की कंपनी मोनसैंटो के एक बीज को भारतीय बाजार में लाया गया। बीटी नामक इस लाइसेंस प्राप्त और आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज के बारे में बताया गया कि ये कीटों के खिलाफ प्रभावी है। यहाँ तक कि लाभ में वृद्धि की घोषणा भी कंपनी द्वारा की गई थी। बीटी को देखो, बीटी में अगर पहले शुरुआत में आई तो उत्पादन बढ़ गया, ज़्यादा अच्छा कपास हो रहा था, ज़्यादा कपास हो रहा था। 2-3 साल फिर लोगों ने वही लगाना चालू कर दिया। वो क्या लोग बीज ही वही मिल रहा था बीटी ही देखते, पेमेंट ही देखते थे कि ज़्यादा और बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो ज़्यादा हो रहा है। बीटी बीज की विडंबना यह थी कि इसका मतलब भीतर से कीटों के खिलाफ प्रतिरोधी होना था, लेकिन इसकी आनुवंशिक रूप से संरचना के कारण किसानों को खेतों के लिए अधिक से अधिक कीटनाशकों और उर्वरकों की आवश्यकता पड़ने लगी। लागत कम हो जाएगी। बीटी को यानी ऐसा समझो, पहले बताया गया कि बीटी को खाली बढ़ाओ, उसको बाकी कुछ नहीं करना, वो जितनी बढ़ेंगी उतनी बढ़ाओ। तो पहले 1-2 साल में वैसा था, वैसा ही था। आजकल किसान इन जहरीले पदार्थों की बढ़ती मात्रा के साथ अपने खेतों में छिड़काव कर रहे हैं। हालांकि विडंबना यह है कि इन कीटनाशकों का शायद ही कोई प्रभाव हो, जैसे कि इस साल की फसल के साथ हुआ है। बहुत साइड इफेक्ट है उसका। ऐसे कपास के पास अगर खड़े रहे ना थोड़ी देर, अगर उसको ऐसा थोड़ा सा उठा कर दिया तो पूरे आंख को खुजाने लगता। एक समस्या यह भी है कि जहरीले कीटनाशकों से निपटने के लिए कीट खुद को ढालकर एक प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं। पुराना बीज तो मिलता ही नहीं हमारे इधर ना, अभी बंद हो गया ना पुराना बीज, जब से बीटी आई है। जब से बीटी आई तो पुराना बंद हो गया, फिर लगाएंगे क्या? तो ऑप्शन है कि ये ना बीटी। किसानों के लिए कृषि का अर्थशास्त्र बुनियादी रूप से बिगड़ गया है। बीज एवं कीटनाशकों के लिए भारी लागत मूल्य और उसके साथ साथ आय में निरंतर गिरावट ने भारतीय किसानों की स्थिति दयनीय बना दी है। कपड़ा बेचने जाओ, कपड़ा लेने जाओ मार्केट में तो 500 का एक शर्ट बोलते। कपास बेचने जाओ तो 4,500 में 1 क्विंटल भर ले जाते। कपड़ा भी लेने जाओ तो दुकान में बजाय तुअर भी वैसी, मार्केट में लेके गए तो 4,000, 4,500, 3,500 में देते। और तुअर की दाल लेने गए तो साली उसकी 3-4 कीमत दुकान में होती है। 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 150 रुपये थी। मनीषा और उसकी सहयोगी उमेश के खेत में मजदूरी करते हैं। वे उसके खेत से कपास निकालते हैं। उमेश के लिए वे महत्वपूर्ण लेकिन महंगे मजदूर हैं। आताची कमाई नाही होत जास्त, झालं 10-12 किलो दिवसभराची कमाई, आणि आधीची कमाई होईन झालं 200-300 रुपयाची, अशी नाही होत. मग आता हे कमाई काहीच नाही आहे, नाही कास्तकाराला भेटत नाही मजुराला भेटत. पण आपल्याला वाटतं एवढी ऊन अंगावर घेते बा, तर काही ना काही आपल्याला भेटले, पण काही ना काही कास्तकाराला भेटले पाहिजे. पण कास्तकार देतच नाही. ह्या 2 किलोसाठी 4 किलोसाठी एवढी ऊन अंगावर घ्यायला लागते. उद्या आम्ही घरी जायचं. आम्ही म्हणून राहिलो मालधन्याला मालधनी नाही म्हणते, का करणार आहे आता, ऊन अशी तपते. बेचने में कपास निकालने में मजूर नहीं मिलता। अगर मजूर मिल गया तो भाव बढ़ा कर देना पड़ता, जो किसान हम दे नहीं सकते। फिर मजूर भी बोलते कि नहीं भाव एक नहीं देता दूसरा देता। किसी की खेती अच्छी होती, किसी की मजूर मिल गया तो नहीं मिलता. एकडं असतं तर तेवढं उलसं बरं वाटलं, हाय बा ढेकलं हे मातीची माती हे असं वाटलं असतं. आता आपल्या घरी काहीच नाही तर आपल्याला केल्याशिवाय गतंतरच नाही आहे ना, करावंच लागन ना आपल्याला, आपल्या पोटाला लागते ते करावंच लागन ना आपल्याला. पोरी आहेत 2 पोरी जगवाले काही ना काही करावं लागन ना. मग काय म्हणजे मोठमोठे लोक चांगला भारी भारी बुन त्याला घालून राहिला बा. हो, तर त्याच्याबद्दल काही म्हणणं आहे का, म्हणजे त्याला काही सांगायचं आहे का बा, तुम्ही आम्ही एवढी मेहनत करतो ना, आमच्याच पासून कापूस नेऊन तुम्ही तिकडे आम्ही काय सांगा.
गांव में करघे पर कपड़ा बनाने के कार्यक्रम को किसानों के विभिन्न समूहों के बीच आय के अंतर को भी कम करने में योगदान करना होगा। अगर वस्त्रों के बिक्री से हुए मुनाफे को उचित रूप से बांटा जाए तो उम्मीद है कि भूमिहीन किसानों को भी उतना ही फायदा होगा जितना बाकी किसानों को। गांव में करघे लगवाने के काम की देखरेख राकेश कर रहे हैं। वे शहर के एक युवा प्रशिक्षक हैं जो करघे और सूती वस्त्रों के उत्पादन के काम को भली भांति समझते हैं। आज हम करघे जोड़ रहे हैं, तो इस काम में थोड़ा समय लगा क्योंकि गांव के नौजवानों से बात की और उन लोगों को समझाया। तो उद्देश्य यह है कि गांव के लोगों की भागीदारी हो। तो आज सभी साथी लोग साथ आए हैं और इस काम को कर रहे हैं। मशीनों को धूप एवं बारिश से बचाने के लिए पास के गांव से लाए हुए सामान के साथ सुरक्षित जगह का निर्माण किया जा रहा है। 3 करघे और अंत में कपास से कपड़ा बनाने की इकाई के विचार को गांव स्तर पर संपूर्ण करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। करघे धानोली के सभी किसानों द्वारा उपयोग किए जाएंगे और गांव के सभी वर्गों में, चाहे वह भूमिहीन किसान हो या जमींदार, पुरुष हो या महिला, सभी के लिए बेहतर आय की संभावनाओं को प्रबल करेंगे। इस तरह के प्रयोग निरंतर रोजगार एवं बेहतर आय की उम्मीद के साथ भारतीय किसानों को गांव छोड़ने से रोकने में मदद कर सकते हैं। किशोर दाते ने गांव छोड़ दिया। वह अपनी किस्मत आजमाने पास के शहर नागपुर गया। उसके भाई ने नौकरी खोजने में उसकी मदद की, पर उसे निराश होकर ही वापस गांव आना पड़ा। पानठेले पे काम करता था मैं पानठेले में, तो वहाँ का खर्चा और वो पूरा था नहीं था, इसलिए 1-2 साल रहे और फिर गांव चले आए वापस। गुजारा नहीं होता था इसलिए चले आए। अभी गुजारा होता है? हाँ अभी होता है। अभी गांव में क्या है हो जाता है, और सिटी में क्या है पूरा किराया भी देना पड़ता है और खाने के लिए भी पैसा लगता। गांव में क्या है किराया नहीं देना पड़ता, सिर्फ खाना और रहना ही रहता है, इसलिए गांव में पूरा था। किशोर दाते को जरूरी खर्चों के लिए धन की आवश्यकता थी। यही कारण था कि उसने भी अन्य किसानों की तरह कर्ज लिया। सब गाँव वालों ने दे दिए, उठाए पैसे। हमको लगा हम भी ले लें। 400 रुपये 420 रुपये हफ्ता क्या है, 8 दिन में 2 दिन काम पे जाओ तो भी खंड जाता है वो, इसलिए हमने भी उठाए 35,000। भारत में किसानों का कर्ज लेना एक आम बात है। हालांकि ज़्यादातर किसान अनौपचारिक पैसे उधार देने वालों से कर्ज लेते हैं। यह बैंकों से कर्ज प्राप्त करने की तुलना में कम जटिल है, लेकिन इस तरह का कर्ज उच्च और शोषणकारी ब्याज दरों के लिए मशहूर है। नहीं, लड़ाई झगड़ा की नहीं करता वो, लेकिन वो जब तक देते नहीं तब तक वो बैठा ही रहता है, जाता ही नहीं। अच्छा। हाँ, बाकी बोलता नहीं कुछ, लेकिन बैठा रहता है वो। जब तक हम देते नहीं तब तक बैठा रहता है वो, और समाज में उसका बदनामी होता है। हाँ, इसलिए लोग दे देते हैं। कर्ज देने वाले सामाजिक बहिष्कार और अपमान का इस्तेमाल किसानों पर दबाव बनाने के तरीकों के रूप में करते हैं। ये किसान लोग क्या है, वो खेती के लिए कर्जा उठाते हैं और वो साल में पीक कम हो जाता, उसके क्या है अपने बी बयान को कर्जा और अपने बड़े लोगों का कर्जा, ये वो पीक पानी से नील नहीं होता, इसलिए वो आत्महत्या कर लेते हैं उसके पेंशन से।
नहीं ऐसी ख्याल तो मेरे मन में नहीं आया, क्योंकि मैं आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से पिछले 20 वर्षों में 3 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। इसमें कर्ज, सामाजिक दबाव और शर्म का प्रमुख महत्वपूर्ण योगदान है। विदर्भ संभाग, जहां धानोली गांव स्थित है, वह भारत के आत्महत्याओं के केंद्र के रूप में जाना जाता है। संगीता की कहानी विदर्भ की लाखों महिलाओं की कहानी है। पति के आत्महत्या कर लेने के बाद घर में वह अकेली कमाने वाली है। घराचं हे होतं, घराचं म्हणजे कसं करायचं बा, घर बांधायचं आहे, बँकेचे पैसे द्यायचे आहे, कर्ज आहे, कसं करायचं बा, ह्यानं त्यानं हे आत्महत्या केली। पोरायचं शिक्षण, पोरगं कॅनटमध्ये जाते ना टरोड्याला, पोराचं शिक्षण, आपल्या पोराचं शिक्षण कसं होईल बा, आपल्या शेतीचं कसं होईल। संगीता कहती है वह भी हथकरघों पर प्रशिक्षित होना चाहती है, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ है। अगर वह गांव के अन्य लोगों की तरह मशीनों पर प्रशिक्षण के लिए आती है तो उसके दिन की मजदूरी चली जाएगी। इसके अलावा वह अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती। करघों के निर्माण के बाद महिलाएं और पुरुष सीखते हैं कि ताना कैसे भरा जाए और करघों को तैयार कर उनका उपयोग कैसे किया जाए। उनमें से कुछ अपने दोपहर के भोजन के समय, अधिकांश शाम को, और कुछ लोग मजदूरी करके पूरे दिन के बाद सीखने के लिए आते हैं। तो एक पे दो आ जाएंगे। यहाँ परिस्थिति इतनी विकट है कि ये लोग सब सुबह ही काम पे निकल जाते हैं। कुछ लोग काम की खोज में और कुछ लोग अपने खेत में। तो परिस्थिति इतनी विकट है कि आप कैसे कहेंगे इनको कि आज आप काम पे मत जाइए, ट्रेनिंग करने आइए। विदर्भ में किसानों की स्थिति इतनी विकट है कि इनको हर दिन काम कमाना है और हर दिन खाना है। अब आप ऐसी परिस्थिति में कैसे कहेंगे कि आज आप काम पे मत जाइए और ट्रेनिंग करने आइए। हमारा एक उद्देश्य यह भी है कि हम धानोली के लोगों के उत्साह को लंबे समय तक बनाए रखें। सब लोग करो तो सबको आ जाएगा ना। इधर से लेना, इधर से। धानोली से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित वर्धा शहर के किनारे एक आश्रम है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सिद्धांतों और आदर्शों की प्रेरणा से लोग आश्रम में रहते हैं एवं काम करते हैं। यह एक सुव्यवस्थित दिनचर्या, ध्यान, कर्म और त्याग का स्थान है और साथ ही यह धानोली में हो रहे प्रयोग के साथ सीधे रूप से जुड़ा हुआ है। किशोर भाई यहाँ हथकरघों का निर्माण करते हैं। उन्हीं के विचार एवं योगदान से गांव के किसानों के लिए करघे कम पैसों में उपलब्ध हो पाते हैं। एक साथी के पहले जब 2010 में मैं गुवाहाटी में सीखने गया था, वहाँ पर बड़े मुश्किल से 5,500 में लूम, कंप्लीट लूम मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पर लकड़ी सस्ती है, बाम्बू की है और घर में एकदम सहजता से करते हैं। यहाँ का देखा तो 54,000 का एक लूम। तो लगा इतना तो बहुत 10 गुना डिफरेंस है। वही डिफरेंस को कैसे कम किया जा सकता है, तो सोचे कि इसमें घर में क्या क्या पार्ट्स कर सकते हैं। शुरू में तो टेढ़ा मेढ़ा जैसा तैसा बना, पर जैसे जैसे इसमें अनुभव आता गया वैसे उसमें प्रोग्रेस होता गया। आश्रम में विभिन्न करघों की प्रतियां किसानों के लिए कम दाम में बनाई जाती हैं। कई गांवों में किशोर भाई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि वे ऐसी परियोजना शुरू करें जिनसे किसानों को सीधे आर्थिक एवं सामाजिक रूप से लाभ हो सके।
एक तो उसमें जो कॉटन से क्लॉथ का जो कंसेप्ट है कंप्लीट, एक तो किसान ने अपनी खादी पहननी चाहिए क्योंकि वो उगाता है, उसने पहननी चाहिए। यदि उगाता है तो गांव में ही उसकी पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए, वो थोड़ा आग्रह था गांधी के जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो ये है उसके आइडिया के अनुसार। फिर जहाँ पर ये खादी बनेगी वहाँ पर ही उसका वितरण होना चाहिए, और वितरण के लिए हमको दिल्ली बम्बई जैसी बड़ी सीटों का आधार नहीं लेना चाहिए। इस तरह की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर बाद में जो यूनिटी की बात है सबसे महत्व की है, जो एक गांव की जो यूनिटी होनी चाहिए, ये मुख्य मकसद को ध्यान में रखते हुए फिर बाद में इस तरह का ये शुरू किया है। किशोर भाई स्वयं बनाए हुए कपड़े पहनते हैं और गांधी जी के स्वदेशी एवं स्वराज के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए करघे के विभिन्न भागों का स्वयं निर्माण करते हैं। सबसे महत्व का उसको जो अभी भागदौड़ चल रही है ना पैसे के पीछे, वो कम हो जाएगी और साल भर काम मिलता है, और कभी कम हुआ ज़्यादा हुआ सब बोलने काम नहीं है, तो कम दौड़ धूप में ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा समाधान उसको आराम से मिल सकता है। मार्केट में कपास का रेट बहुत कम होता है, और अपना ही कपास अपना ही कपास होता है। हम ही धागा बनाएंगे, हम ही कपड़ा बनाएंगे, तो काफ़ी प्रॉफिट होगा और अच्छा होगा, और हमारी बहुत आर्थिक मदद हो जाएगी। सीमा दीदी लगभग हर प्रशिक्षण में भाग लेती हैं। सीमा दीदी ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ही सीखा है कि तैयार उत्पाद कच्चे माल की आय बढ़ा सकता है। यही कारण है कि उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी पढ़ाई के साथ एक दर्जी के रूप में भी प्रशिक्षण पूरा किया है। मुझे सिलाई के काम से महीने में 2-3 हज़ार की मदद हो जाती है, क्योंकि खेती का भी काम रहता है ना बीच में, और बच्चों की भी संभालना है, घर के काम काज सब करना पड़ता है, इसलिए 2-3 हज़ार का काम हो जाता है एक महीने में। जैसे ही धानोली में पूर्ण कपास से कपड़े का उत्पादन करने वाली इकाई तैयार होगी, सीमा दीदी को उम्मीद है कि वह अपने कपास से कपड़ा बना पाएंगी। फर्क ये है कि किसी को मैं जो सीख रही हूँ उससे किसी का फ़ायदा होगा तो मैं पढ़ाऊँगी और अच्छे से आए किसी को, इतना ही चाहूँगी। जितने संघर्ष आता है उतना अच्छा ही है, और हमारा अच्छा हुआ। संघर्ष के बाद जो थोड़ा धीरज रखना पड़ता है वो सबसे महत्व का है, धीरे पेशेंस वाला। यदि उस समय यदि हम थोड़ा संतुलन बना के रखेंगे तो गाड़ी दिन ब दिन हमारी आगे बढ़ी। मेरा तो सपना यही है कि हम अपनी खुद की ज़िंदगी अच्छे से जीने के लिए, इसलिए हम अभी से जमा करके रखने पड़ेंगे, इसलिए ऐसी बात है मेरी। वैसा कर नहीं सकते, नहीं तो मेरा ये कहना है कि अगर हम खुद का माल खुद उगाए और खुद खाए, बेचे नहीं, तो देश का क्या होगा, ये सोचना बहुत पहले ज़रूरी बात है।